हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेली टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ डोमिनेटिंग डेविल एपिसोड 13। सारिका की आंखों के सामने वह मंजर घूमने लगा जब सरगम बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल आई थी। उसे अपनी बेटी की वो हालत अच्छी नहीं लगी थी। वो भले ही अपनी बेटी को वशिष्ठ से कम प्यार करती हो, शायद जितना प्यार वशिष्ठ अपनी बेटी को देता है, शायद उससे कम प्यार सारिका सरगम को दे पाती हो, लेकिन वो माँ थी और अपनी बेटी के लिए वो गलत इंसान नहीं चुन सकती थी। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अर्नव की कोई गलत नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि अर्नव से ही कोई गलती हुई है। इसलिए निकेतन ने उसकी बेटी को टारगेट किया, वरना वो उसे टारगेट कभी करता ही नहीं। इसी जिद में पुकार में बैठे रहकर सारिका के पास खड़े सरगम और वशिष्ठ उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मान रही थी। इसलिए मिताली भी चलकर उनके पास आ गई, लेकिन सारिका मिताली की बात भी नहीं मान रही थी। अर्नव और विक्रम भी वहां आ गए और अर्नव ने कहा, आपको नहीं आना? सारिका ने कहा, एक बार कह दिया ना, नहीं आना मतलब नहीं आना। अर्नव ने सरगम की ओर देखा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सरगम ने पूछा, क्या हुआ? अर्नव ने कहा, अब तुम्हारी मां खुद आएगी। इसके बाद वो सरगम को खींचकर मैंशन के अंदर ले जाने लगा। जब सारिका ने ये देखा तो वो चिल्लाई, अर्नव छोड़ो मेरी बेटी को। अर्नव ने कहा, अगर चाहिए तो आकर ले जाओ, वरना ये पूरा टाइम मेरे साथ रहेगी, मेरे कमरे में। ये सुनकर सारिका की आंखें बड़ी हो गईं। उसे डर लग रहा था कि कहीं अर्नव कुछ उल्टा सीधा न कर दे उसकी बेटी के साथ। इसीलिए वो कार से उतर गई और भागते हुए मैंशन के अंदर चली गई। वशिष्ठ ने ये देखकर अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और विक्रम जी ने उनके दोनों हाथों पर ताली मार दी, क्योंकि यह अर्नव का प्लान था सारिका को अंदर ले जाने का। वह तीनों भी अंदर आ गए। अर्नव सरगम को कमरे में नहीं बल्कि डाइनिंग एरिया की तरफ लेकर गया था। सारिका ने कहा, मेरी बेटी को छोड़ो वरना। अर्नव ने सरगम को एक चेयर पर बिठाया और खुद उसके साइड वाली चेयर पर बैठ गया। फिर बोला, बैठ जाइए, खाना पास आ गया है, खाने का अनादर मत कीजिए। सारिका ने गुस्से से कहा, तुम मुझे जानबूझकर खाने के पास लेकर आए? वशिष्ठ पीछे से आगे आए और बोले, खाने के पास आ गई हो तो बैठ जाओ और खा लो। सारिका सरगम की साइड वाली चेयर पर आकर बैठ गई। वशिष्ठ दूसरी तरफ जाकर बैठ गए। उन्होंने सारिका से कुछ नहीं कहा। मिताली ने अपने हाथों से सबको खाना परोसा और फिर सबने अपने हाथ जोड़कर पहले अन्न देवता को प्रणाम किया और फिर अपना अपना नाश्ता किया। खाना खाने के बाद अर्नव उठा और कहा, मुझे कुछ काम है, और वहां से चला गया। मिताली जी ने कहा, आप तीनों का कमरा मैंने तैयार करवा दिया है। सारिका ने कहा, हम घर चले जाएंगे, नहीं तो किसी होटल में चले जाएंगे, पर यहाँ नहीं रुकेंगे। मिताली ने विक्रम को देखा तो विक्रम जी ने कहा, सारिका जी, निकेतन की गलती की सजा आप मेरे बेटे को क्यों दे रही हैं? उसने क्या किया? सिर्फ मोहब्बत की, बस यही गलती की? सारिका ने कहा, उसकी कोई गलती नहीं है, और मुझे तो पता भी नहीं है कि उसने कोई गलती की है या नहीं की है, पर अगर की भी है तो उसकी गलती की सजा मेरी बेटी क्यों भुगतेगी? निकेतन का क्या भरोसा? शादी के बाद अगर उसने मेरी बेटी को फिर से हट करने का सोच लिया तो? अगर उसने उसे हट कर दिया तो क्या मैं अपनी बेटी को बार बार मरते देखूं? नहीं देख सकती, सॉरी, इतनी महान नहीं हूं मैं। वशिष्ठ ने कहा, वो नहीं करेगा हट। जैसे इस बार अर्नव ने हमारी बेटी को बचा लिया, आगे भी बचा लेगा। सारिका ने वशिष्ठ को देखा और कहा, मतलब आप यही कह रहे हैं कि मेरी बेटी पर हमला दोबारा जरूर होगा, या उसकी किडनैप करने की कोशिश की जाएगी? कुल मिलाकर बात यह है कि वो शादी के बाद खुश नहीं रहेगी, और मैं अपनी बेटी को शादी के बाद ऐसे नहीं देखना चाहती। इसीलिए मैं उसकी शादी वहीं करवाऊंगी जहां मेरे मन को सुकून मिलेगा, और अगर ज्यादा जोर दिया तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दूंगी और उसकी शादी कर दूंगी। सरगम ने कहा, क्या फायदा होगा शादी करने का वहां जहां आप चाहेंगी, अगर मैं वहां खुश न रही तो? और अगर उन लोगों की भी कोई दुश्मन हो तो क्या वो शादी के वक्त आपको ये बताएंगे कि हाँ, हमारे दुश्मन हैं? नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें बहू चाहिए अपने घर के लिए। किसी को नहीं पता होता अपने दुश्मनों के बारे में, अपनी बुरी आदतों के बारे में। क्या पता मेरा ही पति मेरे साथ कुछ गलत कर दे। ये सुनकर पता नहीं क्यों मिताली का दिल जोर से धड़कने लगा। शायद ऐसा ही कुछ उनकी फैमिली में भी किसी के साथ हुआ था, और यह उनकी बेटी दीपाली के साथ हुआ था, जो निकेतन ने किया था। सारिका ने कहा, तब गलती हमारी होगी, और हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करके तुझे परमानेंट अपने पास रख सकते हैं।
सरगम खड़ी हुई और गुस्से से बोली, तो लाइफ टाइम मुझे अपने साथ ही रखो, अगर यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। इसके बाद वो गुस्से में वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। मिताली जी उठकर सारिका जी के पास आई और बोली, कोई भी जल्दीबाजी में गलत फैसला मत ले लेना, हम ले चुके हैं। गलत फैसला करने से हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। सबसे बड़ा हाथ तो हमारा था, हमने ही उसे गलत इंसान को सौंप दिया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? सारिका ने कहा, मतलब? मिताली जी ने कहा, मतलब छोड़िए और प्लीज आप मान जाइए। ऐसे मत तड़पाए हमारे बेटे को, वो पहले से ही बहुत परेशान है। आपने नहीं देखा, लेकिन मैंने और विक्रम ने देखा है किस तरीके से उसने ये 6 महीने गुजारे हैं। वो ये 6 महीने जिया ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो बस इन्हें काट रहा था। और जिंदगी काटने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। लेकिन आपने तो उसकी जीने की वजह ही उससे छीन ली। सारिका ने कहा, प्लीज ये फिल्मी डायलॉग मेरे सामने मत बोलिए, मैं नहीं पिघलने वाली। इसके बाद वो उठी और कमरे की तरफ जाने लगी। विक्रम जी ने कहा, आपको कुछ देखना है? सारिका रुक गई और विक्रम को देखते हुए बोली, क्या? विक्रम जी ने गहरी सांस ली और अपनी जगह से खड़े हुए। वशिष्ठ से कहा, आप ही देख लीजिए। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? मेरी बेटे की क्या हालत है, मैं दिखाता हूं आपको। इसके बाद वह आगे की तरफ चलने लगे और वो तीनों उनके पीछे पीछे चलने लगे। वो सिक्योरिटी रूम में पहुंचे, जहां सारे कैमरों की रिकॉर्डिंग होती थी। वहां घर में जहां जहां कैमरे लगे थे, वहां की सारी इंफॉर्मेशन कैद हो जाती थी और सब कुछ देखा जा सकता था। एक कैमरा उनके कमरे में भी था। वशिष्ठ ने सवाल किया, अर्नव के कमरे में कैमरा क्यों है? विक्रम जी ने कहा, बस हमने 4 महीने पहले लगाया था। जैसे ही सरगम उसे मिल जाएगी, हमें निकलवा देंगे। वशिष्ठ ने सवाल किया, मतलब सरगम मिल जाएगी और कैमरा निकाल देंगे? विक्रम जी ने कहा, देख लीजिए, पता चल जाएगा कि हमने कैमरा क्यों लगाया था उसके कमरे में। उसके बाद उसने सारे ऑप्शंस बंद कर दिए और सिर्फ अर्नव के कमरे का ऑप्शन चालू रखा और उसे जूम आउट कर दिया। अब स्क्रीन पर सिर्फ अर्नव का कमरा था। कमरे की हालत देखकर वो सारे हैरान हो गए। कमरे की हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। सारा सामान बिखरा हुआ था और अर्नव एक जगह बैठा हुआ था। वो कोई काम करने नहीं आया था, बल्कि खुद को हट करने कमरे में आया था। सारिका ने ध्यान से देखा, अर्नव के हाथ पर चोट लगी थी। उसने देखा कि उसके हाथ से खून निकल रहा है। किसके हाथ से खून निकल रहा है? पीछे से सरगम की आवाज आए, जो किसी काम के लिए सारिका को बुलाने नीचे की तरफ आ रही थी। लेकिन उसका ध्यान सिक्योरिटी रूम की तरफ चला गया था और वो अंदर आ गई। वो चारों पीछे की तरफ देखते हैं और सरगम अंदर आ जाती है। जब उसने इस हालत में कमरे को देखा तो वह हैरान हो गई। मिताली ने कहा, हमने इसीलिए कैमरा लगाया है क्योंकि उसने बहुत बार खुद को मारने की कोशिश की है। सारिका, सरगम और वशिष्ठ तीनों हैरान हो गए और मिताली को हैरानी से देखने लगे। मिताली मुस्कुराई और सार्कास्टिकली बोली, अब देखिए आगे क्या करता है मेरा बेटा। तभी अचानक उन्होंने देखा कि अर्नव खड़ा हुआ और उसने वास उठाकर जमीन पर गिरा दिया। कांच के टुकड़े उसके ऊपर बिखर गए। उसने कमरे को वापस तहस नहस करना शुरू कर दिया। वो अपने घुटनों पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपने बालों को नोचने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो रो रहा था। मिताली भी उसे देखकर रो रही थी, लेकिन आज वो उसे संभालने उसके कमरे में नहीं गई, क्योंकि उसे सारिका को दिखाना था कि उसके बेटे की क्या हालत है। तभी अर्नव उठा, आईने के पास आया और अपनी शर्ट को फाड़ दिया। उन चारों की आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि अर्नव के सीने पर टैटू बना हुआ था। सरगम उस टैटू को गौर से देख रही थी, जो आईने में दिख रहा था। उसमें डिजाइन से उसका ही नाम लिखा हुआ था और उसमें से खून निकल रहा था। शायद किसी ने तब नहीं देखा जब अर्नव ने शर्ट पहनी थी। उसकी शर्ट का रंग काला था, जिससे खून का रंग छिप गया था। लेकिन जब अर्नव ने शर्ट फाड़ी तो सबको टैटू दिख गया। मिताली भी हैरान हो गई। उसने विक्रम से कहा, ये इसने कब बनवाया, कल तक तो नहीं था। विक्रम ने कहा, शायद आज ही बनवाया है, जब ये कॉलेज गया था उसके बाद। सरगम ने कहा, मुझे ये टैटू ध्यान से देखना है। विक्रम ने कहा, और जूम नहीं होगा बेटा, अगर तुम्हें देखना है तो अर्नव के पास जाना पड़ेगा। सरगम अर्नव के कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन सारिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और ध्यान से उसे देखने लगी। वो अपने सीने पर हाथ रखकर उसे महसूस करने लगी। उसकी आंखें बंद थीं और वो बार बार बड़बड़ा रहा था, सरगम सरगम। सरगम की दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी।
अचानक अर्नव का सिर घूमने लगा और वह नीचे गिर पड़ा। अर्नव! मिताली जोर से चिल्लाई, क्योंकि उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह बेहोश हो जाएगा। अर्नव अक्सर कमरे में तोड़फोड़ करता था, लेकिन बेहोश कभी नहीं हुआ था। वो चिल्लाते हुए तुरंत भागी। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे कमरे की ओर भागे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, इसीलिए वशिष्ठ ने सबसे कहा कि वो थोड़ा दूर हो जाएं। फिर वशिष्ठ ने लात मारकर कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। कमरा अंदर की तरफ खुल गया। अर्नव बेड के सिरहाने बेहोश पड़ा था। सरगम तुरंत भागकर अर्नव के पास गई और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोली, हीरो हीरो हीरो, उठिए हीरो। लेकिन अर्नव नहीं उठा। उसका सिर बेड से टकराया था, जिससे हल्का खून उसके सिर से भी निकल रहा था। मिताली चिल्लाई, अर्नव, अर्नव, उठ जाओ। वशिष्ठ और विक्रम जी ने किसी तरह उसे उठाकर बिठा दिया। मिताली ने तुरंत नौकरानी को बुलाया। उसने अर्नव का कमरा ठीक किया। विक्रम जी ने अर्नव के कमरे के लिए नया सामान तुरंत मंगवा दिया था, क्योंकि यह हर दिन का ही मामला था। सामान मंगवाने का सिर्फ एक कारण था कि अगर अर्नव सुबह उठकर अपने कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ देखता, तो रात की सारी बातें याद आ जाती और वो फिर से वही हरकतें करता। सरगम उसके पास बैठी हुई थी। इस बार यहाँ नहीं रुक सकती थी, क्योंकि सच में अर्नव की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो अस्पताल में एडमिट हो, वो भी लंबे समय से। उसका चेहरा काफी पीला पड़ गया था। सरगम बार बार उसके सीने पर बने टैटू को छू रही थी, जिसमें से खून निकल रहा था। सरगम ने विक्रम से कहा, अंकल, कॉटन है आपके पास? विक्रम वॉशरूम में गया और कॉटन लेकर आया। सरगम ने कॉटन लिया और अर्नव के सीने से खून साफ करने लगी। शायद उसने 2-3 घंटे पहले ही यह टैटू बनवाया था, इसलिए अभी खून निकल रहा था। उसने शायद इसे कॉटन से साफ नहीं किया था। अर्नव बेहोश था, लेकिन जो दर्द अर्नव को महसूस होना चाहिए था, वो दर्द सरगम अपने अंदर महसूस कर रही थी। सरगम ने बिना किसी की परवाह किए अपना चेहरा अर्नव के सीने के पास ले जाकर उसे चूम लिया और उसके दूसरे सीने पर अपना सिर रख दिया, जहां टैटू नहीं था। उसने अर्नव को कसकर पकड़ लिया। वशिष्ठ ने सारिका का हाथ कसकर पकड़ा और उसे दूसरी तरफ ले जाने लगे। उन्होंने कहा, इसे यहाँ पूरी रात रहने दो, इसकी तसल्ली हो जाएगी। सुबह जब अर्नव इसे देखेगा तो उसे भी खुशी मिलेगी। इसके बाद वशिष्ठ सारिका को लेकर अपने कमरे की ओर चले गए। मिताली और विक्रम भी इसी खुशी में चले गए कि कम से कम पूरी रात सरगम उनके बेटे के साथ रहेगी। उन्होंने कैमरा बंद कर दिया। सरगम अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी और अपने हाथों से अर्नव के टैटू को टच कर रही थी। सरगम इस वक्त अर्नव के साथ अकेली थी और वह उसके सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी। तभी सब कमरे से चले गए और उसके कान में दरवाजा बंद होने की आवाज गई। वो जगह से उठी और अर्नव के साइड में आकर लेट गई। उसने बिल्कुल भी अर्नव को नहीं छोड़ा। वो बर्फ की तरह ठंडे सीने पर चूमने लगी, जहां टैटू बना हुआ था। वो लगातार वहां पर किस कर रही थी और उसे अपने हाथों से सहला रही थी, जैसे वो उसके दर्द को कम करना चाहती हो। जब तक कि अर्नव सो नहीं गया, तब तक वो लगातार उसके सीने पर किस करती रही। इसके बाद वो उसी के सीने पर सिर रखकर सो गई। सुबह का वक्त जब अर्नव की आंखें खुली, उसने अपने ऊपर थोड़ा सा वजन महसूस किया और अपनी आंखें ठीक से खोली। उसने देखा कि सरगम बहुत ही प्यार से एक प्यारी सी मुस्कान लिए उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। वो थोड़ा सा हैरान हो गया कि वो उसके पास कैसे आए। अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसने तुरंत उसे अपने ऊपर से उठाया और जगाने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, सरगम, सरगम उठो, सरगम, सरगम उठो। जब सरगम नहीं उठी तो अर्नव ने कहा, सरगम उठो, कोई देख लेगा। सरगम उठकर बैठ गई और बोली, कोई नहीं दिखेगा, सबको पता है। क्या पता है? अर्नव ने पूछा। सरगम ने कहा, यही कि मैं पूरी रात आपके साथ ही कमरे में थी। अर्नव ने आंखें बड़ी करके कहा, सबको पता है मतलब किस किस को पता है? सरगम ने कहा, सबको, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, और कौन? उसके बाद वह वापस लेट गई। अर्नव ने कहा, किसी ने कुछ कहा नहीं। सरगम ने कहा, किसी ने नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। मम्मी बोल रही थी, लेकिन पापा उन्हें लेकर चले गए। उन्होंने खुद कहा कि मुझे यहाँ पर आज की रात रुकने दे। अर्नव हैरान था, उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला। सरगम ने कहा, आप चुप क्यों हैं? आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं आपके पास हूँ आज? अर्नव ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और फिर सरगम की नजर वापस उसके सीने पर गई। उसने उसे छूते हुए पूछा, आपने ये टैटू क्यों बनवाया? अर्नव ने कहा, क्यों, अच्छा नहीं बना?
दूसरा बनवाना है? सरगम ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दूसरा नहीं बनवाना है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि आपने ये क्यों बनाया, इसकी क्या जरूरत थी, और मेरा नाम क्यों लिखवाया? अर्नव ने उसके बालों को कानों के पीछे किया और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और अपना प्यार जताने के लिए मैंने अपने सीने पर तुम्हारा नाम लिखवाया है। मुझे पता है कि यह ओवर हो गया है, थोड़ा प्यार जताने के लिए अपने सीने पर या फिर हाथ पर नाम लिखवाना जरूरी नहीं होता। अगर प्यार है तो कुछ ना करके भी वह शो हो जाता है, पर कुछ लोगों को दिखाना पड़ता है, इसीलिए लिखवाया है। सरगम ने कहा, पर क्यों? मुझे तो नहीं चाहिए था ये। आपको कितना दर्द हुआ होगा, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, टैटू बहुत पेन करता है। अर्नव ने कहा, कोई बात नहीं, करता है तो करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद उसने सरगम को अपने ऊपर से गिराकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। सरगम उसके सीने को बार बार टच कर रही थी, जहां उसका नाम उभर कर ऊपर की तरफ उठ रहा था। सरगम ने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर से उसे चूम लिया। इस बार अर्नव को एहसास हुआ, मैं कुछ कहूं, ऐसे ही करती रहो, दर्द सारा खत्म हो जाएगा। सरगम ने कहा, ठीक है, और उसके बाद वह वापस अर्नव के सीने को किस करने लगी। अर्नव ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और बस सरगम के किस को महसूस करने लगा। काफी देर तक सरगम उसके सीने को एक ही जगह किस करती रही और फिर धीरे धीरे दूर हो गई। सरगम भी उठ गई और जब अर्नव ने उसे साइड से पकड़ लिया और सिर उसके कंधे पर रख लिया, तो उसने कहा, क्या मैं आपके साथ लाइफ टाइम रह सकती हूँ? अर्नव ने पूछा, मतलब? सरगम ने कहा, मतलब मैं आपके साथ आपके घर पर नहीं रह सकती। अर्नव ने कहा, शादी के बाद। सरगम ने कहा, शादी से पहले क्यों नहीं? अर्नव ने कहा, क्योंकि गलत होता है। सरगम ने कहा, लेकिन मैंने तो मूवीज में देखा है कि रहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? हाँ, लिविंग रिलेशनशिप, अर्नव ने जवाब दिया। अर्नव ने घूर कर देखा और कहा, यह वो लोग रहते हैं जिनके परिवार वाले कभी नहीं मानते और उन्हें एक दूसरे के करीब जाने की जल्दी होती है, लेकिन मुझे इतनी जल्दी नहीं है। इसके बाद अर्नव ने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 7 बजे बज रहे थे। सरगम तुरंत बेड पर खड़ी हो गई और अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? सरगम ने कहा, 7 बजे बज गए, मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है। अर्नव ने कहा, आज नहीं जाओगी तो कुछ नहीं होगा। सरगम ने कहा, अरे ऐसा मत बोलो, वैसे ही मैंने बहुत लड़ाई करके अपनी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लिया है। अगर कॉलेज नहीं गई तो मेरी मम्मी मुझे नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन दिलवा देगी। बेटर होगा कि मैं कॉलेज चली जाऊं। वैसे मेरे कपड़े आपके कमरे में रखे हैं ना, मैं फटाफट नहा लेती हूँ। वो बेड से उतर गई थी और वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि तभी उसके दिमाग में सवाल आया और उसने पूछ लिया, क्या तुम थोड़ी देर बैठ सकती हैं? मुझे भी नहाना है, कंपनी जाना है। सरगम तुरंत वॉशरूम के दरवाजे के पास आई और बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अर्नव ने कहा, मुझे कंपनी जाने के लिए लेट हो रहा है, कंपनी नहीं जाऊंगा तो काम कैसे करूंगा तुम्हारे लिए? सरगम ने कहा, एक दिन थोड़ा कम हो जाएगा, प्लीज जाने दो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, विद्या देवी को कभी इनकार नहीं करते। अर्नव ने कहा, थोड़ा सा कर दो, क्योंकि लक्ष्मी को भी कभी इनकार नहीं करते, चलो बैठो। सरगम दूर नहीं हुई, उसने कहा, प्लीज मुझे नहाने दीजिए। अर्नव ने कहा, पहले मैं। सरगम ने कहा, पहले मैं। अर्नव ने कहा, नहीं नहीं, मैं। इसके बाद वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, एक काम करते हैं, हम करते हैं ना, मैं ना तुम। सरगम को समझ में नहीं आया और उसने अपने आगे बढ़ाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। वो शावर के नीचे खड़ा कर दिया और फिर शावर को ऑन कर दिया। ठंडा पानी दोनों की बॉडी पर गिरने लगा और अर्नव ने उसे दीवार से लगा दिया और उसके चेहरे के पास आ गया। उन दोनों के बीच की यह करीबी पूरे 6 महीने बाद आ रही थी और अब वो होठों की तरफ झुकने लगा। सरगम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कहा, कितने बेशर्म है, डायरेक्ट शावर के नीचे ले आए, अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया। उसके बाद वो वॉश बेसिन की तरफ गई और सबसे पहले ब्रश किया। अर्नव ने भी उसके बाद अपना ब्रश किया। सरगम ने कहा, पहले आप ही नहा लो, मैं बाद में नहा लूंगी। इसके बाद वो वॉशरूम से जाने लगी, लेकिन अर्नव ने उसे अपनी तरफ खींचकर वापस दीवार से लगाया और कहा, नहीं। फिर उसने उसके होठों पर झुककर उसे किस करने लगा और उसके हाथ उसकी कमर पर आ गए। सरगम ने गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी,
जो कि सोने के दौरान पूरी तरह से उसकी बॉडी से चिपक गई थी और उसके अंदर के कपड़े साफ नजर आ रहे थे। अर्नव ने अपना हाथ पीछे ले जाकर उसकी ड्रेस की जिप को खोल दिया। सरगम की सांस गहरी हो गई और उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। अर्नव पहले से ही ऊपर था। उसने सरगम की ड्रेस को उसकी बॉडी से अलग कर दिया और फिर गर्दन पर आकर उसे किस करने लगा। 6 महीने बाद इस एहसास को पकड़कर सरगम पागल हो गई और उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और उसे दबाने लगी। अर्नव ने उसकी इन्हें की हुक खोलनी चाहिए, तो सरगम ने कहा, नहीं। शायद सरगम अभी और खुद को पूरी तरह से दिखाना नहीं चाहती थी और अर्नव ने उसे छोड़ दिया। अर्नव और सरगम थोड़ी देर बाद बाहर आए और फिर दोनों तैयार होकर नीचे आए डाइनिंग हॉल में, जहां पर सभी पहले से ही तैयार होकर बैठे हुए थे। वशिष्ठ ने कहा, आज कॉलेज जाना है? सरगम ने कहा, हाँ जाना है। कल फ्रेशर्स पार्टी है, मुझे ड्रेस लेने जाना है। तो मम्मी, आप चलेंगी ना? सारिका ने कहा, हाँ चलूंगी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और तीनों वहां से जाने लगे। तभी अर्नव ने कहा, कॉलेज का रास्ता मेरे कंपनी के रास्ते के नजदीक है, इसलिए मैं छोड़ दूंगा, आप दोनों घर जा सकते हैं। सारिका ने कहा, नहीं, हम अपनी बेटी को लेकर खुद चले जाएंगे। अर्नव ने कहा, जिद मत कीजिए आंटी, मैं कुछ करने नहीं वाला, ना ही भागकर उसके साथ कोई शादी करने वाला है। मुझे पूरी रीति रिवाज के साथ नॉर्मल शादी चाहिए और वैसे भी अभी उसकी शादी की उम्र हुई नहीं है। सारिका ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में अब शादी चल रही थी। उसने कहा, मैंने कहा ना अर्नव। अर्नव ने कहा, मैंने भी कहा ना आंटी, मैं छोड़ दूंगा उसे। इसके बाद उसने सरगम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वहां से जबरदस्ती लेकर चला गया। सरगम मोड़ पर अपनी मां को देख रही थी। सारिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। मिताली जी ने कहा, कोई बात नहीं सारिका जी, चलिए। वशिष्ठ ने उन्हें सॉरी बोला और फिर वहां से चला गया। अर्नव और सरगम के कॉलेज के बाहर आकर रुके। सरगम अर्नव के गाल पर किस करते हुए अंदर चली गई। अर्नव के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसने सरगम को अंदर की तरफ जाते हुए देखा। सरगम कॉलेज के अंदर जा रही थी। निमृत और पलक दोनों पहले से ही आ चुकी थी और सरगम ने कहा था कि वह दोनों क्लास में जाएं। वह उन्हें क्लास में ही मिलेगी। वह जा ही रही थी कि तभी किसी ने अपना हाथ आगे करके उसे दीवार से लगा दिया। एक शख्स अपना चेहरा नीचे झुकाए और टोपी लगाए खड़ा था। सरगम ने ध्यान से देखा। उस लड़के ने अपना चेहरा उठाया तो वह और कोई नहीं बल्कि नियंत्रण कपूर था। नियंत्रण ने अपना हाथ नीचे किया और सरगम के पास आते हुए बोला, नियंत्रण कपूर है मेरा नाम। सरगम ने कहा, बहुत अच्छे से जानती हो, कल मिले भी हैं। नियंत्रण ने कहा, कल फ्रेशर्स पार्टी है। सरगम ने कहा, जानती हूं। तुम क्या इनवाइटर हो जो मुझे ऐसे बुलाया है? नियंत्रण ने कहा, कल पता चल गया था, प्रोफेसर ने क्लास में लॉन्च किया था। उसके बाद सरगम वापस जाने लगी, लेकिन नियंत्रण ने उसका हाथ पकड़ लिया। सरगम ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, स्टॉप, हाथ मत लगाना, आगे से। नियंत्रण ने अपना हाथ ऊपर करते हुए बोला, नहीं लगाऊंगा, एक वार्निंग देने आया हूं। सरगम ने कहा, कैसी वार्निंग? नियंत्रण ने कहा, यही कि मेरी गर्लफ्रेंड से जरा दूर रहना, क्योंकि उसके सर पर तुम्हें हट करने का भूत सवार हो गया है। मैंने उसे मना किया है कि वो तुम्हें न छुए, ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम करे। इसीलिए तुम्हें वार्निंग देने आया हूं कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना, और अगर वो तुम्हारे पास आए तो उसे इग्नोर करना जितना हो सके, और अगर वो कोई छोटी मोटी गलती या मजाक तुमसे करे तो उसे सहन कर लेना, उल्टा उस पर भड़क मत पड़ना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। वो पॉलिटिशियन की बेटी है। मेरा बाप तो फिर भी कॉलेज का ट्रस्टी है, लेकिन वो मुंबई के पॉलिटिशियन की बेटी है, कहाँ गायब कर देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सरगम ने कहा, मुझे बचाने आए हो या अपनी शो कॉल्ड गर्लफ्रेंड की तरफदारी करने आए हो? उसकी तरफदारी करने आए हो? नियंत्रण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें आगाह करने आया हूं कि उससे बच के रहना, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो तुम्हें कुछ ना करे। सरगम ने वापस अपना हाथ छुड़ाया और कहा, आई सेड डोंट टच मी, वरना जो कल किया था उससे भी ज्यादा कर सकती हूं। इसके बाद वो अपने बालों को झटकते हुए स्टाइल से वहां से अंदर की तरफ चली गई। अर्नव, जो कि कार में बैठा ये सब देख रहा था, उसे गुस्सा आया था जब नियंत्रण ने उसकी सरगम का हाथ पकड़ा था। उसने फोटो खींच ली थी और तुरंत अपने असिस्टेंट को भेज दिया था और कहा था कि लड़के के बारे में पता लगाओ, कौन है ये। शाम का वक्त,
शॉपिंग मॉल में सारिका सरगम को लेकर आई हुई थी और वो उसे एक ड्रेस दिला रही थी, लेकिन सरगम को कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रही थी। वो हर एक ड्रेस को मना कर रही थी। सारिका ने कहा, अरे जल्दीबाजी में तो तूने मुझे बताया, कल नहीं बता सकती थी। हम कल भी कहीं और चले जाते, कुछ न कुछ मिल ही जाता। ऊपर से तुम्हारी फरमाइशें इतनी सारी है। सरगम ने कहा, अब इनके पास अच्छी सी ड्रेस है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? आपको पता है ना कि मुझे बिल्कुल स्पेशल दिखना है। अगर मेरी ड्रेस किसी और लड़की से मैच हो गई तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सारिका ने शॉप से निकलते हुए कहा, तो कहीं और चलते हैं, अगर तुझे यहाँ पसंद नहीं आ रही है। उसके बाद वो अलग अलग शॉप्स में गए। सच में शाम से सरगम ने रात के 8 बजे बजा दिए थे, लेकिन उसे कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। जिस पर सारिका ने गुस्से से कहा, जो कपड़े हैं उनमें से कोई चुन और चल, अब और नहीं। इसके बाद वो रात को बिना कपड़े खरीदे ही घर लौट आए। सरगम को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे कोई भी ड्रेस नहीं मिली थी और अगले दिन शाम को फ्रेशर्स पार्टी थी। वो गुस्से में रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी। सारिका ने सोफे पर बैठकर कहा, लड़की ने सारा दिमाग खराब कर दिया है मेरा, और उसने अपना सर पकड़ लिया। उसी वक्त वशिष्ठ किचन से चाय लेकर आया और बोला, ये लो, उसके लिए ड्रेस आ गई है। सारिका हैरान हो गई और बोली, ड्रेस आ गई है? कौन लेकर आया? वशिष्ठ ने कहा, मैं लेकर आया था। सारिका ने कहा, जब आप लाने वाले थे तो बताया क्यों नहीं? वशिष्ठ ने कहा, मुझे खुद नहीं पता था कि तुम मॉल जा रही हो उसके लिए कपड़े लेने। मुझे लगा तुम भी ले आओगी, मैं भी ले आता हूँ। जो पसंद आता वो पहन लेती। अच्छा हुआ नहीं लाए, जो मैं लेकर आया हूँ वही पहन लेगी। सारिका ने कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है। सच में, मैं जाकर देखती हूँ। उसने रो रो कर दिमाग खराब कर दिया होगा उसने। दूसरी तरफ सरगम कमरे में तो आ गई थी, लेकिन उसे एक बड़ा सा गिफ्ट नजर आया। उसने तुरंत उसे खोल दिया। उस पर अर्नव का चिट्ठा लिखा हुआ था। उसने तुरंत गिफ्ट को खोल दिया। देखा तो उसमें एक बहुत प्यारी वेस्टर्न ड्रेस थी। उसमें एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, यह मेरी प्यारी प्रिंसेस के लिए है। इसे पहनकर फ्रेशर्स पार्टी में जरूर जाना और मुझे तस्वीरें जरूर भेजना। सरगम ने उस ड्रेस को देखा। वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने उसे खुद पर लगाकर देखा। वो उसे काफी अच्छी लग रही थी और देखने से ही लग रहा था कि उसमें किसी भी तरह की स्टिचिंग करने की जरूरत नहीं है। वो बेहद खूबसूरत थी। तभी कमरे में सारिका आई और बोली, तेरे लिए तेरे पापा ड्रेस लेकर आए हैं। लेकिन वो बीच में ही रुक गई जब उसने सरगम के हाथ में ड्रेस देखी। उसने गहरी सांस ली। सरगम पलटी और वो अर्नव का नाम लेने ही वाली थी, तभी सारिका ने कहा, तेरे पापा ने बताया कि यह ड्रेस वो लेकर आए हैं तेरे लिए। सरगम का चेहरा उतर गया। उसे लगा अर्नव की भेजी हुई ड्रेस उसके पापा ने ला दी है। उसका दिल बैठ गया। उसने कहा, पापा को थैंक यू बोल देना, मैं कल यही पहनूंगी। सारिका ने कहा, हाँ, और अभी मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर रही हूँ बाहर से। बताओ क्या खाना है? सरगम ने कहा, पिज्जा ऑर्डर कर दीजिए। उसके बाद सारिका वहां से चली गई और सरगम बैठ गई। वो सोचने लगी, मतलब वशिष्ठ ने उसे खुश करने के लिए अर्नव का नाम लिख दिया था। अर्नव ने उसे कुछ नहीं भेजा था। फिर उसने कहा, मतलब क्यों ही भेजेगा, उसे थोड़ी पता था। इसके बाद उसने ड्रेस को वापस बॉक्स में रख दिया और शांत बैठ गई। क्योंकि ऑर्डर आने में टाइम था, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो अर्नव का फोन था। उसने बेमन से फोन उठा लिया। अर्नव ने सवाल किया, ड्रेस कैसी लगी? सरगम हैरान हो गई और बोली, आपको ड्रेस के बारे में कैसे पता चला? अर्नव ने कहा, ड्रेस मैंने भेजी है तो मुझे कैसे नहीं पता होगा? सरगम ने कहा, लेकिन ड्रेस तो पापा लेकर आए हैं ना? अर्नव ने कहा, हाँ, पापा इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि मैंने घर पर नहीं भेजी थी, तुम्हारे पापा के क्लिनिक पर भेजी थी, वो घर लेकर आए हैं। सरगम ने कहा, लेकिन मम्मी ने बताया कि ड्रेस पापा लेकर आए हैं। अर्नव ने कहा, हाँ, तो घर पर तुम्हारे पापा ही लेकर आए हैं। मैंने थोड़ी खुद घर आकर दी है। मैंने कोरियर तुम्हारे पापा के क्लिनिक पर किया था। सरगम का दिमाग घूम गया, लेकिन उसने फिर भी अर्नव से कहा, थैंक यू, ड्रेस बहुत अच्छी है। अर्नव ने कहा, इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी है, क्या ज्वेलरी नहीं देखी? सरगम ने दोबारा बॉक्स को खोला और ड्रेस के नीचे ज्वेलरी का बॉक्स देखा। ज्वेलरी सच में खूबसूरत थी। सरगम ने कहा, थैंक यू सो मच। अर्नव ने कहा, इसे पहनकर जब तुम मेरे सामने आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा।
सरगम थोड़ी झिझकते हुए बोली, आपके सामने? आप थोड़ी यहाँ आओगे? अर्नव ने कहा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अर्नव ने फोन काट दिया। सरगम सोचने लगी। अगले दिन कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। नयनतारा ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रखा था कि वो सरगम को बिल्कुल भी परेशान न करे, लेकिन जैसे नयनतारा ने फैसला कर लिया था कि वो सरगम को कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर देगी। नयनतारा ने सोच लिया था कि वो सरगम से कैसे बदला लेगी। उसने उसका टॉप उतारने की बात की थी। उसने सोच लिया था कि वो सरगम को सबके सामने मजबूर कर देगी अपने सारे कपड़े उतारने पर, और उसे इस बात पर बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी। ये बात नयनतारा को पता थी, इसलिए वो बाहर की तरफ बैठा हुआ था, सरगम को सब बताने के लिए। जैसे ही सरगम कार से उतरी, उसने वशिष्ठ को बाय कहा और वशिष्ठ वहां से चला गया। शाम के 5 बजे बज रहे थे। जैसे ही वह अंदर आए, नयनतारा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक तरफ ले जाने लगा। वो खाली कॉरिडोर की तरफ जा रहा था। सरगम बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नियंत्रण ने उसे नहीं रोका। वो उसे लेकर एक जगह आया और बोला, शांति से खड़ी होकर मेरी बात नहीं सुन सकती क्या? हमेशा एकदम झूमती मीनार की तरह घूमती रहती हो। सरगम ने कहा, तो मैं क्या करूं? प्रॉब्लम क्या है? नियंत्रण ने कहा, मैंने कहा ना कि मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हें हट करने के लिए कुछ प्लान कर रही है। सरगम ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का साथ देना चाहिए, मुझे क्यों बता रहे हो? नियंत्रण ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें हट करे। सरगम ने पूछा, क्यों नहीं चाहते? नियंत्रण इस पर खामोश रह गया और बस उसके चेहरे को देखता रहा। सरगम ने फिर पूछा, हेलो, स्टैच्यू बनने के लिए नहीं कहा मैंने, बताओ, मुझे जाना है अपनी क्लास के अंदर, मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही है। नियंत्रण ने कहा, देखो, मेरे कुछ आदमी नयनतारा के करीब हो गए हैं और वह नयनतारा को हेल्प करेंगे। वह बता देंगे कि तुम कॉलेज आ गई हो। वो पूरे कॉलेज में तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसलिए शांति से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक पहुंचा दूंगा। उसके बाद वो उसे सेफली दूसरे रास्ते से उसकी क्लास तक लेकर जाने लगा। सरगम अभी भी अपना हाथ छुड़ा रही थी। तभी उसने देखा कि उसके आदमी एक तरफ से आ रहे हैं और वो उसे लेकर तुरंत एक दरवाजे के पीछे चला गया। सरगम वापस चलने लगी तो उसने उसके चेहरे पर अपना हाथ रख दिया और उसके करीब जाकर बोला, आई सेड स्टॉप। सरगम गुस्से वाली नजरों से उसे देख रही थी और नियंत्रण बस उसे देख रहा था। उसकी लाल आंखें नियंत्रण को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थीं। उसने अपना हाथ हटा लिया। सरगम गुस्से से दांत बींचते हुए उसे देख रही थी, लेकिन नियंत्रण बेफिक्र उसे देख रहा था। सरगम के गुस्से से कांपते होंठ उसे कुछ और ही एहसास दिला रहे थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी सरगम ने उसे गुस्से से धक्का दिया और कहा, रुको, किस करने आए हो मुझे? नियंत्रण का दिमाग सटक गया और उसने कहा, शट अप, तुम्हें और किस, मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद उसने हल्के से दरवाजा खोला और बाहर देखा। उसके आदमी दूसरी तरफ जा चुके थे। फिर उसने सरगम का हाथ पकड़ा और उसे आगे की तरफ लेकर चल पड़ा। सरगम अभी भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तो नियंत्रण ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया। सरगम चिल्लाई तो नियंत्रण गुस्से से बोला, अगर चिल्लाए तो सच में बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे होठों को काट लूंगा। सरगम घबरा गई और गुस्सा भी आ गया। इसके बाद नियंत्रण उसे सही से उसकी क्लास तक पहुंचाकर दूसरी तरफ चला गया। सरगम को गुस्सा आ रहा था। वो गेट के पास खड़ी थी। वो ऑलरेडी तैयार होकर आई थी और निमृत और पलक भी तैयार होकर आई थी। निमृत उसके पास आई और बोली, क्या सोच रही है यहाँ खड़े होकर? निमृत के बोलने पर वो जैसे होश में आई और अंदर आ गई। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। निमृत ने सरगम का लुक देखा तो वो ब्लैक कलर का ऑफ शोल्डर ड्रेस पहने हुए थी। उसके ऊपर कोई स्लीव्स नहीं थी और यह प्रॉपर ऑफ शोल्डर ड्रेस थी। इस वक्त सरगम किसी बाबी डॉल से कम नहीं लग रही थी। तभी निमृत ने सरगम के हाथ पर देखा, जिस पर बीते का निशान था। उसने छेड़ते हुए कहा, तू अपने हीरो के साथ आए है क्या? सरगम ने कहा, क्यों? निमृत ने उसका हाथ उठाकर उसे दिखाते हुए कहा, ये लव बाइट का निशान। सरगम ने जब निशान देखा तो हैरान हो गई। वो सच में लव बाइट का निशान लग रहा था। उसने तुरंत अपना हैंकी निकाला और निशान को साफ करने लगी। निमृत ने कहा, अरे, साफ क्यों कर रही है? इतना तो अच्छा लग रहा है। सबको पता चलना चाहिए कि हमारी सरगम बाबू के पीछे कोई आशिक, आवारा, दीवाना पागल है। सरगम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, और उसने निशान साफ करने की कोशिश की।
उसे याद आया कि नियंत्रण ने उसे जोर से काटा था। उसका वो डायलॉग, अगर तुझे परेशान किया तो तेरे होठों पर काट लूंगा, उसके दिमाग में गूंज रहा था। सरगम के गुस्से को काबू करते हुए वो पलक के पास चली गई, जहां पलक बैठी हुई थी। इन 2 दिनों में प्रोफेसर्स ने अपने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया था और उसी के आधार पर उन्हें टाइटल्स दिए जाने वाले थे। थोड़ी देर में टाइटल्स की सेरेमनी शुरू होने वाली थी। टाइटल्स की सेरेमनी के लिए सबको कॉलेज के ऑडिटोरियम में जाना था, जहां आज के चीफ गेस्ट आने वाले थे। सारे स्टूडेंट्स, लड़कियां और लड़के लाइन से ऑडिटोरियम की तरफ चले गए। ऑडिटोरियम को भी क्षेत्रों में बांटा गया था कि कौन सी क्लास कहां बैठेगी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अलग से ही जगह थी और हर एक स्टूडेंट के नाम के साथ उनकी कुर्सियां भी रिजर्व थीं। नसीब से निमृत, सरगम और पलक का नाम एक साथ आया और वो थर्ड रो में बैठे थे। चीफ गेस्ट फर्स्ट रो में बैठने वाला था। तीनों को अच्छा लगा कि वो इतनी पास बैठी थी, कम से कम चीफ गेस्ट को देख तो सकेंगी। थोड़ी देर में स्टेज पर प्रिंसिपल आए और उन्होंने चीफ गेस्ट का नाम अनाउंस किया। जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, सरगम, पलक और निमृत हैरान हो गए, क्योंकि नाम था अर्नव सिंह रायसादा। सरगम हैरान हो गई और निमृत से बोली, मुझे बताया नहीं उन्होंने कि ये आने वाले हैं। निमृत ने कहा, तू कहाँ ढंग से अर्नव से बात कर पा रही है, जो ये तुझे बताएंगे? निमृत की बात सुनकर सरगम को पिछले दिन की कॉल याद आ गई, जब अर्नव ने कहा था कि वह बहुत जल्द उससे मुलाकात करेगा। सरगम ने अपने माथे पर हाथ मारा। अब उसे समझ में आया कि अर्नव का मतलब यही था कि वो फ्रेशर्स पार्टी का चीफ गेस्ट था। थोड़ी देर बाद अर्नव मेघ के साथ वहां आ गए। निमृत बस मेघ को देखती रह गई, क्योंकि वह मेघ को लगभग 6 महीने बाद देख रही थी। अर्नव ने मेघ को भेज दिया था और निमृत को नहीं पता था कि मेघ कब इंडिया वापस आया था। उधर नयनतारा पागलों की तरह सरगम को ढूंढ रही थी। इस वक्त सरगम के सामने अर्नव था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अर्नव वहां आएगा। तभी उसे पिछले दिन की बात याद आई, जब अर्नव ने कहा था कि अगले दिन उनकी मुलाकात जल्द होगी। उसे ये भी याद आया कि अर्नव ने इनडायरेक्टली यह इशारा किया था कि वो कॉलेज जाएगा। कॉलेज से बेहतर जगह कोई नहीं थी सरगम और अर्नव की मुलाकात के लिए, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि अर्नव को चीफ गेस्ट किसने बनाया। असल में बात यह हुई थी कि चीफ गेस्ट तो किसी और को बनाया जा रहा था, पर कुछ कारणवश उस इंसान ने मना कर दिया था। पर यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर अर्नव की प्लानिंग? अर्नव उस वक्त एक बिजनेसमैन के पास बैठा हुआ था और उस बिजनेसमैन ने उसे एक ऑफर दिया था। फिर उसी बिजनेसमैन ने प्रिंसिपल से बात की थी कि वो अर्नव को बुला ले। प्रिंसिपल सर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उन्होंने अर्नव को बुला लिया था। मेघ और अर्नव अपनी वीआईपी सीट्स पर आकर बैठ गए। जैसे कि हर फंक्शन में फ्रेशर्स या फेयरवेल में होता है, वैसे ही फेयरवेल एक लंबी प्रिंसिपल की स्पीच से शुरू हुई। उसके बाद अर्नव को स्टेज पर बुलाया गया और उसने भी अपनी स्पीच दी। उसके साथ साथ उसने आने वाली लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है, इसकी सलाह भी दी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल उन दोनों को लेकर अपने साथ दूसरी तरफ चले गए। सारे स्टूडेंट्स भी उठकर अपनी अपनी तरफ हो गए थे। अब सारे पार्टी वाले मूड में आ गए थे और धीरे धीरे दिन ढलने लगा था। शाम होने लगी थी। शाम के 7 बजे बज चुके थे और नयनतारा कब से एक तरफ बैठी सरगम को देख रही थी। उसे सरगम को किसी भी तरह से वहां से दूर लेकर जाना था, लेकिन सरगम जा ही नहीं रही थी। न ही वो दोनों लड़कियां सरगम को छोड़ रही थी और न ही सरगम उन दोनों को छोड़ रही थी। सब पूल एरिया की तरफ आ गए थे, जहां पर छोटा सा फूड काउंटर लगा हुआ था। वहां पर वेटर्स नहीं था, लेकिन सब उसे भी काफी एंजॉय कर रहे थे। कुछ लड़के चुपके से ड्रिंक भी ले आए थे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ, और जो भी उनकी बात मान रहा था उन्हें ड्रिंक ऑफर कर रहे थे, लेकिन ज्यादा नहीं, ताकि कोई तमाशा न कर दे। अर्नव भी इस एरिया में था, लेकिन वो थोड़ा दूर था, क्योंकि वो प्रिंसिपल और कुछ टॉप प्रोफेसर्स के साथ था। पर उसकी नज़र बार बार सरगम की तरफ जा रही थी, जो उसे बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। अब वो उसे इग्नोर कर रही थी या फिर वो उसकी नज़र में ही नहीं आया था, ये तो सरगम ही जानती थी। सरगम के हाथ में इस वक्त एक ऑरेंज जूस का ग्लास था और उन दोनों के हाथ में वाटरमेलन जूस। वो सारे एक जगह बैठी हुई थी। तभी वहां नियंत्रण आ गया और वो सरगम की तरफ आने लगा, क्योंकि उसे पता चला था कि नयनतारा पूल एरिया की तरफ ही कुछ करेगी। इसलिए वो सरगम के पास आने लगा, लेकिन बिल्कुल पास नहीं आया। उसने थोड़ी दूरी बनाकर अपने आदमियों को थोड़ा सा फैला दिया, ताकि नयनतारा सरगम के पास न आ सके। लेकिन नयनतारा फिर भी उसके पास आ गई और बोली, कैसी हो सरगम? सरगम ने अपना चेहरा उठाकर नयनतारा को देखा और कहा, मैं तो अच्छी हूँ,
आप कैसे हो? मुझे लगा आप नहीं आएंगी आज। नयनतारा ने गुस्से से खुद से कहा, इतना सब कुछ हो गया तो 2 दिन पहले तुम्हारे साथ, पर वह क्या है ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड निकम्मा निकला, वरना मेरा तुम्हारे साथ कुछ करने का मन नहीं था। नयनतारा गुस्से से खुद में बड़बड़ाई, पर मेरा तेरे साथ बहुत कुछ करने का मन हो रहा है। उसने पूल को देखा, जो कि पानी से बिल्कुल भरा हुआ था और वो बहुत ठंडा था। ऊपर से रात हो चुकी थी और ठंड लग सकती थी अगर उसमें कोई गिर गया तो। नयनतारा ने बहुत अच्छे से सरगम की ड्रेस को पहचान लिया था कि अगर वह भीगी तो उसका पूरा शरीर सबके सामने आ जाएगा। नयनतारा ने कहा, बिना तेरे कपड़े उतारे तुझे सबके सामने मुझे बेइज्जत करना है। नयनतारा ने कहा, कैन आई जॉइन यू ऑल? सरगम ने एक कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया कि वह बैठ जाए। निमृत ने कहा, उसे क्यों इशारा कर रही है सरगम? कुछ नहीं कर पाएगी यह, और अगर कर भी दे तो मैं हूं। नियंत्रण को गुस्सा आ गया था कि आखिर नयनतारा वहां पहुंच कैसे गई। वो सारे पूल साइड के पास ही बैठे हुए थे, ज्यादा दूर नहीं थे। सरगम का जूस खत्म हो गया तो उसने कहा कि वो कुछ स्नैक्स लेकर आएगी। वो खड़ी हुई और तभी नयनतारा ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। सरगम को बिल्कुल भी यह नहीं दिखा और ऊपर से फ्लो भी ब्लैक कलर का था और नयनतारा की हिल्स भी ब्लैक कलर की थी। इससे ज्यादा मुश्किल हो गई थी, इसलिए उसका पैर सीधा नयनतारा के पैर से टकरा गया। निमृत ने कहा, सरगम, लेकिन उससे पहले ही वो पानी के अंदर जा चुकी थी। नयनतारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और निमृत और पलक खड़े हो गए और बोले, सरगम, सरगम। सरगम को याद था कि उसे तो तैरना बिल्कुल नहीं आता था और यह पूल थोड़ा सा गहरा था। उसे परेशानी हो रही थी और उसके गिरते ही हर किसी की नज़र पूल के पास चली गई। जब अर्नव ने ये देखा तो वह हैरान हो गया। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा तो मेघ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कोई बात नहीं, गिर गई है, बाहर आ जाएगी। अर्नव ने उसका हाथ झटक दिया, क्योंकि वह जानता था कि सरगम को तैरना नहीं आता है। वो पूल की तरफ जाने लगा, लेकिन उससे पहले कुछ और भी पानी के अंदर उतर गया। नयनतारा का चेहरा, जो उस वक्त खुशी से चमक रहा था, गुस्से से भर गया, क्योंकि पानी के अंदर नियंत्रण उतर चुका था। उसने तुरंत अपना जैकेट उतारा और डूबती हुई सरगम को बाहर निकाल लिया, क्योंकि उसे भी दिख गया था कि सरगम की ड्रेस उसके शरीर से बिल्कुल चिपक गई है। उसने उसे अपनी जैकेट अच्छे से ओढ़ा दी और उसकी बॉडी को कवर किया, फिर उसे आराम से अपनी बाहों में भरते हुए बाहर की तरफ लेकर आया। अर्नव को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसे इतना तो समझ आ गया था कि यह लड़का जबरदस्ती उसकी सरगम से चिपकने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त सरगम डूब रही थी, इसलिए उसने नियंत्रण को कसकर गले लगा लिया था। नियंत्रण ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया और तालाब से बाहर ला रहा था। उसने सरगम को तालाब से बाहर निकाला। सरगम कांप रही थी, क्योंकि उसे ठंड लग गई थी। निमृत और पलक उसके पास आए और बोले, तू ठीक है ना? सरगम ने ठंड में ही अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके होंठ और दांत किटकिट कर रहे थे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वहां कोई बोनफायर भी नहीं था कि सरगम को वहां बिठाया जा सके। उन्होंने सरगम से कहा, तू बैठ जा, लेकिन सरगम ने मना कर दिया। अब उसका इस फ्रेशर पार्टी में रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे इस वक्त ये भी समझ आ गया था कि जब वह पानी में गिरी, ये सब कुछ नयनतारा ने जानबूझकर किया था। शायद नयनतारा को पता था कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं। सरगम ने अपना फोन निकाला और ड्राइवर को कॉल किया, गाड़ी का हीटर ऑन कर दो और खुद गाड़ी को खुला छोड़कर कहीं और चले जाओ। ड्राइवर वहां से चला गया, हीटर ऑन करके। उसने गाड़ी बहुत अच्छे से लॉक कर दी थी ताकि अगर गाड़ी खुली भी रहे तो भी कोई उसके अंदर न जा सके। अगर कोई गाड़ी में घुसने की कोशिश करेगा तो तुरंत अर्नव और ड्राइवर को पता चल जाएगा। सरगम की आंखें बंद थी और उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे। नियंत्रण ने उसे साइड से पकड़ रखा था और सरगम ने उसकी शर्ट को थोड़ा खींच लिया था, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। अर्नव ने मेघ से कहा कि वो निमृत को फोन करे और बोले कि सरगम को तुरंत उसकी गाड़ी के पास ले जाएं। कॉलेज के पास ही खड़ी है उसकी गाड़ी। मेघ ने तुरंत निमृत को फोन किया। निमृत ने चारों ओर नजर दौड़ाई और मेघ उसे ही देख रहा था। निमृत ने इशारे से पूछा तो मेघ ने कहा, फोन उठाओ। निमृत ने तुरंत फोन उठाया और मेघ कहा, सरगम को लेकर अर्नव की गाड़ी के पास आ जाओ। निमृत ने हाँ कर दी और सरगम से कहा, तुझे घर जाना है? सरगम ने सिर हिलाया और निमृत ने इशारे से ही मेघ को थम्स अप का निशान दिखाया। फिर निमृत और पलक सरगम को लेकर वहां से बाहर की तरफ चलने लगे।
नियंत्रण ने कहा, मैं भी चलता हूं, लेकिन सरगम ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। अब नियंत्रण नयनतारा को ढूंढ रहा था, जो वहां से भाग चुकी थी। वो सरगम को कॉलेज के बाहर ले गए और उसे अर्नव की गाड़ी में बिठा दिया। जैसे ही सरगम गाड़ी में बैठी, उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि अंदर हीटर ऑन था। सरगम को खुशी हुई कि अर्नव ने पहले से ही हीटर ऑन करवा दिया था ताकि उसे ज्यादा ठंड न लगे। थोड़ी देर बाद अर्नव भी वहां से निकल गया। वो कॉलेज के बाहर आया और अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। उसने सबसे पहले गाड़ी की डिक्की खोली और उसमें से एक छोटा सा बैग निकाला। उसने बैग को आगे वाली सीट पर रखा और खुद पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। सरगम अभी भी कांप रही थी, क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे। हीटर उसे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन पूरी तरह से उसे राहत नहीं दे रहा था। जैसे ही अर्नव अंदर आया, सरगम उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन अर्नव ने उसे 2 मिनट के लिए वैसे ही बैठे रहने दिया। फिर उसने अपनी शर्ट उतार दी और सरगम को अपने पास आने दिया। अर्नव का शरीर इस वक्त बहुत गर्म था। एक तो वैसे ही वो सरगम की चिंता में था, और दूसरा, वो जिस जगह से आया था वहां थोड़ी गर्मी थी। जैसे ही सरगम का सिर अर्नव के सीने से लगा, उसे काफी ज्यादा राहत महसूस हुई और उसने कसकर उसे पकड़ लिया। सरगम के सारे कपड़े भीगे हुए थे। अर्नव ने पूछा, क्या उस लड़के ने तुम्हें धक्का दिया था, जिसने तुम्हें बचाया? सरगम ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, उसकी गर्लफ्रेंड ने। मैंने उसके साथ गलत किया था फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज पर। अर्नव ने पूछा, क्या गलत किया था? सरगम को खुद पर शर्म आ रही थी क्योंकि उसने ऐसी हरकत कभी नहीं की थी, लेकिन कॉलेज के पहले ही दिन उसने कर दी थी। उसने अर्नव को बता दिया और फिर उसकी पकड़ उसके बालों में मजबूत हो गई। अर्नव ने उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, जब मैंने कहा था कि बताओ क्या हुआ है, तब क्यों नहीं बताया? सरगम ने कहा, सॉरी, बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके चिपके हुए कपड़े अब उसे इरिटेट कर रहे थे। अर्नव ने अपना हाथ उसकी कमर पर ले जाकर उसकी ड्रेस की जिप खोल दी। सरगम अभी भी अर्नव से चिपकी हुई थी। अर्नव ने उसकी ड्रेस को पीछे से खोल दिया और उसे आगे की तरफ ढीला कर दिया। फिर थोड़ा सा उठकर उसने डिग्गी से निकाला हुआ बैग उठाया, जिसमें अर्नव के कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे। अर्नव ने ये कपड़े इसलिए रखे थे ताकि अगर उसे कभी कंपनी में ओवरटाइम करना पड़े तो वो वहां फ्रेश हो सके। बैग में एक तौलिया भी था। अर्नव ने तौलिया निकाला और सरगम की बॉडी को अच्छे से पोंछने लगा। सरगम ने कसकर अर्नव को पकड़ लिया। अर्नव को लगा कि शायद सरगम अपनी बॉडी नहीं दिखाना चाहती, इसलिए उसने गाड़ी की लाइट बंद कर दी। बाहर पहले से ही अंधेरा था, रात हो चुकी थी, और गाड़ी के अंदर जैसे ही लाइट बंद हुई, वहां घना अंधेरा छा गया। अब ढंग से कोई किसी को नहीं देख सकता था। जो भी रोशनी थी, वो केवल चांद की थी। अर्नव ने गाड़ी की बैक सीट को बिल्कुल बेड की तरह कर दिया और सरगम को लेटा दिया। सरगम ने अपने हाथ पीछे ले जाकर अपनी इनर का हुक खोल दिया, जिसे देखकर अर्नव हैरान रह गया और बोला, इसे क्यों खोल रही हो? सरगम ने कहा, ये भी गीला है। उसने अपनी इनर उतारकर आगे की तरफ फेंक दी और खुद को बेड की तरह बने बैक सीट पर आराम से लेटा दिया। अर्नव ने कहा, अभी इस चीज का टाइम नहीं आया है। तुम्हें कुछ खाना है? मैं लेकर आऊंगा। अंदर से सरगम ने अपना सिर ना में हिला दिया और फिर अर्नव का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। सरगम ने कहा, बहुत ठंड लग रही है। अर्नव ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्नव ने सरगम को अपने ऊपर खींच लिया और दोनों के शरीर आपस में टकरा गए। दोनों के शरीर में हलचल सी मच गई थी। रोड पर इस वक्त एक कार दौड़ रही थी और उसे अर्नव ड्राइव कर रहा था, और वही सरगम पीछे वाली सीट पर शांति से सो रही थी। सरगम की बॉडी पर सिर्फ एक शर्ट थी और उसने बाकी सारे कपड़े निकाल दिए थे, क्योंकि वो सब गीले हो चुके थे। अर्नव ने कार को एक जगह रोका और खुद कार से बाहर आया। फिर वो दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट गया और वहां से उसने कुछ खाने के लिए ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद ऑर्डर आ गया और वो उसे लेकर कार में वापस आया। उसने सरगम को कहा, सरगम, उठो। सरगम आधी नींद में थी और जगी हुई थी, इसलिए वो उठ गई और बोली, मुझे बहुत भूख लग रही है। अर्नव ने एक थाली उसे देते हुए कहा, लो, खा लो। सरगम ने थाली ले ली और अर्नव से बोली, आप भी पीछे आ जाओ। अर्नव ने गाड़ी से उतरकर पीछे की सीट पर आकर बैठ गया। दोनों ने मिलकर अपना खाना खाया। फिर सरगम ने कहा, आप मुझे मेरे घर पर छोड़ दोगे? अर्नव ने कहा, नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी आज। सरगम ने कहा, और मम्मी पापा? अर्नव ने हंसते हुए कहा, किसके मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सरगम ने कहा, आपके नहीं, मेरे। अर्नव ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा को मैंने बता दिया था। अब यह उनके ऊपर है कि उन्होंने तुम्हारी मम्मी को कैसे मनाया होगा। उसके बाद दोनों ने खाना खत्म किया और सरगम ने रैपर्स को उठाकर बाहर जाकर सरकारी डस्टबिन में डाल दिया। जब वह वापस पहले वाली सीट पर आ रही थी तो सरगम ने कहा, पीछे आ जाओ। अर्नव ने कहा, घर जाना है। सरगम मुंह बनाकर उसे देखने लगी। अभी भी कार में हीटर चल रहा था और कार का माहौल काफी इंटेंस हो गया था। वो हीटर सरगम के मन में रोमांस लेकर आ रहा था। अर्नव आगे आया तो सरगम जल्दी से आगे की तरफ आकर उसकी गोद में बैठ गई। अर्नव ने कहा, क्या कर रही हो सरगम, मुझे गाड़ी चलानी है। सरगम ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठी थी जिससे उसके पैर थोड़े से फैल गए थे। उसने अर्नव की गर्दन में हाथ डालकर कहा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो इसी तरीके से चलाओ। अर्नव ने कहा, मैं कोई कार एक्सपर्ट नहीं हूं कि बिना देखे चला सकूं। चलो उठो यहां से। सरगम उसके चेहरे के और करीब आ गई और उसके बालों पर अपनी गाल रखते हुए बोली, ठीक है, मैं आपकी आंखों का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक नहीं करूंगी, पर मैं यहीं बैठूंगी। उसके बाद सरगम उसके गालों पर किस करने लगी। अर्नव सामने आसानी से देख पा रहा था क्योंकि सरगम थोड़ा सा साइड हो गई थी। अर्नव ने धीरे से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और सरगम उसे पूरी तरह परेशान कर रही थी। अर्नव ने इस वक्त अपने पास रखी एक्स्ट्रा शर्ट निकालकर पहन ली जो जैकेट के अंदर थी। सरगम की बॉडी पर व्हाइट कलर की शर्ट थी। सरगम ने अपने होठों को अर्नव की गर्दन पर रख दिया और उसे किस करने लगी। अब सरगम के अंदर की सारी ठंड जा चुकी थी। अर्नव की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं क्योंकि वो सरगम के सड्यूस कर देने वाले अंदाज से पिघल रहा था। सरगम इतनी बोल्ड होकर उसके ऊपर बैठी थी कि अर्नव ने झटके से गाड़ी को रोक दिया जिससे सरगम थोड़ी पीछे की ओर हो गई। अर्नव ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसका सिर शीशे से टकराने से बचा लिया। सरगम ने गुस्से में कहा, क्या किया आपने ये। अर्नव ने कहा, उतरो मेरे ऊपर से। सरगम ने पूछा, क्यों, पहले तो नहीं कहा। अर्नव ने गाड़ी को वापस चालू करते हुए कहा, शांति से यहीं बैठी रहो, कहीं मत जाना, समझी। उसके बाद अर्नव शांति से ध्यान लगाकर गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद मैंशन के बाहर आकर गाड़ी रोकी। उसने गाड़ी को पार्किंग के अंदर पार्क किया और फिर गाड़ी से बाहर उतरा। इस वक्त सारी लाइटें बंद थीं और हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्नव दूसरी तरफ आया और सरगम को अपनी गोद में उठा लिया। फिर वह उसे शांति से, चुपके से, दबे पांव घर के अंदर ले गया। बिना किसी को भनक लगे वो उसे कमरे में ले गया और बेड पर बिठा दिया। उसने लाइट्स ऑन कर दी। अर्नव ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर वो सरगम के पास आया और बोला, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। उसके बाद वो क्लोजेट की तरफ गया और जब वापस आया तो हैरान रह गया। सरगम ने शर्ट निकाल दी थी और वो बिना कपड़ों के पूरे कमरे में घूम रही थी। अर्नव ने कहा, यह क्या बदतमीजी है सरगम। सरगम उसकी तरफ मुड़ी और बोली, कोई बदतमीजी नहीं है। अर्नव ने कहा, तो कपड़े किस खुशी में निकाले हैं। सरगम ने टीजिंग आवाज में कहा, आपके लिए, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अर्नव ने कहा, रियली, और तुम्हें लगता है कि मैं कुछ करूंगा। शांति से कपड़े पहनो, समझी। उसके बाद उसने कपड़े सरगम की तरफ फेंक दिए। सरगम ने मुंह बनाकर कपड़े पहन लिए क्योंकि अर्नव बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो रहा था। उसने कहा, पहले लड़कियों पर कपड़े अर्नव, देखो। सरगम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अर्नव उसके पास आया और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, जब टाइम आएगा तो सब कुछ दूंगा, लेकिन अभी नहीं, चलो सो जाओ। उसके बाद दोनों शांति से सो गए। दूसरी तरफ नियंत्रण के घर पर वह भी घर आ गया था और अब तक सारी फ्रेशर्स पार्टी खत्म हो गई थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे वो कल याद आ रहा था जब सरगम पूल में गिर गई थी और जब वो उसे बचाने के लिए पूल में गिरा था तो उसने कसकर उसकी शर्ट को पकड़ लिया था और उसके लगभग गले लग गई थी। पलक और निमृत ने आकर उसकी जैकेट उसे वापस कर दी थी और अभी उसके हाथ में वही जैकेट थी। उसने उस जैकेट को अपने चेहरे के ऊपर किया और कहा, कभी इतनी अच्छी फीलिंग मुझे अपनी नयनतारा के पास भी नहीं हुई जितनी तुम्हारे करीब आने से हुई। तुम्हारे अंदर कुछ तो है सरगम मिश्रा, कुछ तो है। तुमने मुझे बदल दिया। सोच रहा हूं तुम्हारी जिंदगी बदल दूं और अपने महलों की रानी बना लूं। वैसे भी नियंत्रण कपूर को जो चाहिए वो उसे लेकर रखना है और मैं भी तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। अब तुम सिर्फ नियंत्रण कपूर की हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। उसके बाद उसने जोर से अपनी जैकेट को इनहेल किया जैसे कि वो सरवन की महक को उसमें से लेने की कोशिश कर रहा हो।
और फिर कब उसे नींद आई उसे पता नहीं चला। सुबह के वक्त सरगम की नींद खुली और वह नहाकर तैयार होकर कॉलेज गई। आज का उसका दिन काफी नॉर्मल गया। ना उसे नयनतारा मिली और ना ही नियंत्रण से मिली, और उसे काफी खुशी हुई कि ये दोनों उसके सामने नहीं आए। आज ऐसा लग रहा था कि अगर ये दोनों सामने आए तो उसका आज का पूरा दिन बेकार हो जाएगा, लेकिन वो दोनों ही नहीं आए थे। आज नयनतारा इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उसे नियंत्रण पर गुस्सा आ रहा था। उसने नियंत्रण के चेहरे की एक्सप्रेशन देख लिए थे कि उसे कहीं ना कहीं सरगम अट्रैक्टिव लग रही है, और नियंत्रण को कुछ काम आ गया था, इसलिए आज वह नहीं आया था। साथ ही वो पिछले रात देर तक कॉलेज में था, इसलिए थक भी गया था। उसका पहले से ही प्लान था कि वो फ्रेशर्स के अगले दिन नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी नहीं आए थे, लेकिन सरगम आई थी क्योंकि उसे कॉलेज का एक भी क्लास मिस नहीं करना था जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना आ जाए। उसका आज का सारा दिन अच्छे से गया। शाम के वक्त वशिष्ठ उसे लेने आया था और वो उसके साथ घर गई, लेकिन जब वो घर पहुंची तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। आज घर में वो होने वाला था जिसके बारे में वो कभी भी इमेजिन नहीं कर सकती थी। वो अंदर आई और बोली, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मम्मी ऐसे क्यों बैठी है? सारिका शांति से सोफे पर बैठी हुई थी, हाथ बांधकर, और सामने न्यूज देख रही थी। टीवी पर से नजर हटाते हुए सारिका ने कहा, मेरी बेटी आ गई। चलो, बहुत अच्छी बात है कि मेरी बेटी आ गई। अब कुछ बात करनी है तुमसे। वशिष्ठ ने कहा, प्लीज सारिका, वापस वो बात मत करो जो कल की थी। सारिका ने कहा, वो तो करनी ही पड़ेगी अब तो। उसके बाद सरगम चलकर सारिका के पास आकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ? सारिका ने कहा, हुआ नहीं, होने वाला है, शादी तुम्हारी। सरगम की आंखें बड़ी हो गईं और वो थोड़ा सा खुश होते हुए बोली, क्या आप सच में मेरी अर्नव के साथ शादी करवा रही हैं? सारिका ने कहा, नहीं, शादी तो होगी पर अर्नव के साथ नहीं, उसके साथ जिसके साथ मैं चाहूंगी। मैंने तुम्हारे पापा को बोल दिया है कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे, पढ़ाई शादी के बाद पूरी करना। सरगम का चेहरा जो खुशी से भर गया था इस सोच में कि अर्नव के साथ शादी होगी, अचानक हैरान हो गया। सारिका खड़ी होकर किचन की तरफ जाने लगी ताकि वो उसके लिए नाश्ता ले आए। सरगम खड़ी हुई और बोली, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं किसी और से शादी करूंगी? मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपने हीरो से शादी करूंगी। आपको हो क्या गया है? शुरू में तो आपको वह इतने अच्छे लगते थे कि आप मेरी शादी उनसे इसलिए नहीं होने देना चाहती थी क्योंकि आपको लगता था कि आपकी बेटी में कमी है और वह दुनिया का सबसे सुंदर और अच्छा लड़का है। उसे मुझ जैसी लड़की नहीं मिलनी चाहिए, उसे एकदम हीरे जैसी लड़की मिलनी चाहिए। लेकिन अब जब आपकी बेटी को वही हीरे जैसा लड़का पसंद आ रहा है तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। सारिका ने कहा, पहले वो लड़का अच्छा लगता था लेकिन अब नहीं लगता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दुश्मन है। सरगम बोली, उसका दुश्मन है, इसमें उसकी क्या गलती? उसने जानबूझकर दुश्मनी नहीं रखी थी, वो सामने से आकर दुश्मनी रख गया और मुझे तो पता भी नहीं था कि बात क्या है। सबने मना कर दिया कि मैं उनसे यह बात पूछूं। सारिका ने गुस्से से कहा, सरगम, आवाज नीचे। सरगम बोली, मैं नहीं रखूंगी अपनी आवाज नीचे। उसके बाद वो गुस्से से अपने कमरे में जाने लगी और बोली, मुझे नहीं खाना कोई भी खाना और ना ही मैं आज का कोई खाना खाऊंगी, और जबरदस्ती करोगे तो मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। उसके बाद वह गुस्से से अपने कमरे में गई, दरवाजे को जोर से मारकर बंद किया और बेड पर जाकर लेट गई। आज का जितना अच्छा दिन उसका कॉलेज में गया था, उससे भी बड़ा ड्रामा शायद आगे होने वाला था। वशिष्ठ गुस्से से सारिका के पास आया और उसकी बातों पर तंज कसते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रही हो ये सब? सारिका ने वशिष्ठ का हाथ हटाया और बोली, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं अर्नव के साथ शादी कर दूं और उसकी जिंदगी तबाह कर दूं? याद है ना, कितना तड़प रही थी आपकी बेटी, मर जाती आपकी बेटी। वशिष्ठ ने कहा, भूलो मत कि उसकी जिंदगी बचाने वाला भी वही लड़का है जिसे तुम उसकी जिंदगी से निकालने की कोशिश कर रही हो। सारिका ने कहा, क्योंकि वो प्यार करता है, अगर नहीं करता तो मरने देता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वशिष्ठ ने कहा, बिल्कुल प्यार करता है, इसलिए जान बचाई है और हर पल जान बचाएगा, क्योंकि वो प्यार करता है और करता रहेगा। अगर प्यार नहीं करता होता तो वह आदमी कभी हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा नहीं करता, इसीलिए अपनी सोच थोड़ी बदलो और ध्यान से देखो। सारिका ने कहा, नहीं देखना मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी देखनी है और उसे एक अच्छा घर देना है, उसके अलावा कुछ नहीं। वशिष्ठ ने कहा, वह नादान है, बच्ची है,
उसे नहीं पता कि कौन उसके लिए सही है और कौन नहीं। वह प्यार के समुद्र में डूब गई है और उसे यह नहीं पता कि कौन उसका फ्यूचर पार्टनर होना चाहिए। उसे सिर्फ अर्नव चाहिए, लेकिन उसे नहीं दिख रहा कि अर्नव के मिलने के बाद उसकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कितना भी समझा ले, लेकिन अब शायद सारिका समझने वाली नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसने कहीं ना कहीं सरगम के रिश्ते की बात चला दी है। वैसे भी सरगम की शादी की उम्र ऑलरेडी हो चुकी थी। वो 18 की हो चुकी थी और वो चाहे तो पूरी लीगली बिना वशिष्ठ की इजाजत के भी शादी कर सकती थी, क्योंकि वशिष्ठ से ज्यादा सारिका का सरगम पर हक था, क्योंकि वो माँ थी और दुनियादारी भी यही कहती है कि माँ की बात मानो। दूसरी तरफ निमृत अपने घर पर थी और वॉशरूम में थी। उसके हाथ में एक किट थी और वो उसे देखकर घबरा गई थी, क्योंकि वो प्रेगनेंसी किट थी। वो प्रेग्नेंट थी, मे के बच्चे के साथ। उसने तुरंत किट को डस्टबिन में फेंक दिया तोड़कर, और वहीं टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ गई। खुद से बोली, क्या कर दिया मैंने, क्यों कर दिया मैंने ये सब। मैंने अपनी जिंदगी पर बात कर दी अपने हाथों से, अब मैं क्या करूं। तभी उसे सरगम का ख्याल आया। उसे लगा कि कोई उसकी मदद करे या ना करे, सरगम जरूर करेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि सरगम खुद अपनी लाइफ से जूझ रही है। वो तुरंत बाहर आई और सरगम को कॉल कर दिया। सरगम, जो तकिए में अपना मुंह छुपाए रो रही थी, जब उसका फोन बजा तो उसने बिना देखे उठा लिया, इस उम्मीद में कि शायद अर्नव का होगा। लेकिन जब दूसरी तरफ से निमृत की रोती हुई आवाज आई, तो वह घबरा गई। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और बोली, क्या हुआ निमृत। निमृत रोते हुए बोली, आई एम प्रेग्नेंट। सरगम के पांव तले जमीन खिसक गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।